कुछ देर पहले मैं ACLS एल्गोरिदम पढ़ा रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि जो हमारी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें हम डिफिब्रिलेशन क्यों नहीं करते हैं। आप तो जानते ही कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो या कि एसिस्टोल हो तो हम CPR करते हैं, लेकिन डिफिब्रिलेट नहीं करते हैं। तो उसने क्या बोली कि एसिस्टोल है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, ये जो हार्ट है वो कंडक्शन ही नहीं करंट ही नहीं जनरेट कर रही है, तो हम डिफिब्रिलेट करें या ना करें उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये कहने का अर्थ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो है, राइट। पेशेंट की पल्स नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो है ना भाई। कैसे भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो है, तो इसमें हम डिफिब्रिलेट क्यों ना करें। तो ये समझने से पहले हम अच्छे से समझ ले कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो पल्सलेस कहने का अर्थ होगी कि ये जो कंडक्शन सिस्टम है, मान लीजिए ये हार्ट है और यहाँ से जो करंट जनरेट होती है तो ये भी नोड होकर कंडक्शन सिस्टम से वेंट्रिकल को डिपोलराइज करती है। और ऐसे आप देखेंगे कि इसका अर्थ होगी कि एट्रिया डिपोलराइज होगी, वेंट्रिकल डिपोलराइज होगी, और इसका अर्थ होगी कि यहाँ से वेंट्रिकल रिपोलराइज हो गई। तो करंट तो जनरेट कर रही है और ट्रैवल भी कर रही है, मसल सेल सब मायोसाइट में ट्रैवल कर रही है। तो डिपोलराइज कर रही है, इसका अर्थ क्या होगी कि रेस्टिंग स्टेट में आपकी माइनस निगेटिव आयन सेल के भीतर ज़्यादा होती है, लेकिन डिपोलराइज कर गई इसका अर्थ पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गई। तो सेल तो डिपोलराइज कर गई, मायोसाइट डिपोलराइज कर गई। तो मायोसाइट डिपोलराइज कर गई तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि कंट्रैक्ट कर गई भाई। सेल डिपोलराइज होने के बाद कंट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, भाई। वैसे ही नहीं कंट्रैक्ट करती है। डिपोलराइज हो गई तो मसल सेल कंट्रैक्ट कर जाएगी, वैसी नहीं है। देखिए भाई, डिपोलराइज सेल हो गई तो उसके बाद कंट्रैक्ट करने के लिए आपको सेल के भीतर क्या क्या की आवश्यकता होती है, ATP की आवश्यकता होती है। बिना ATP की सेल नहीं कंट्रैक्ट करेगी भाई मसल सेल। ATP जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मान लीजिए पेशेंट को सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया है, सीवियर हाइपोक्सेमिया है, तो ATP ही नहीं जनरेट करेगी तो सेल तो कंट्रैक्ट नहीं करेगी। ये करंट आ भी रही हो तो मायोसाइट कंट्रैक्ट नहीं करेगी। मान लीजिए कैल्शियम की मात्रा कमी हुई सेल के भीतर, तो आप जानते ही है मायोसाइट को कंट्रैक्ट करने के लिए तो कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम में शरीर में कमी है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो सेल कैसे कंट्रैक्ट करेगी भाई। करंट आई मीन इवन इफ देर इज करेंट, हाउ विल सेल कंट्रैक्ट। मान लीजिए पोटेशियम की मात्रा गड़बड़ है, ज़्यादा है अथवा कम है, ये भी सेल की कंट्रैक्शन में इंटरफेयर करेगी। तो ये हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोक्सेमिया, अब ये सब है तो सेल को इन्वायरमेंट में ही नहीं मिल रही है ना भाई कंट्रैक्ट करने के लिए। और मान लीजिए एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कुछ भी कारण से, तो ये भी सेल की कंट्रैक्शन में इंटरफेयर करेगी। तो ये सेलुलर इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है भाई सेल को कंट्रैक्ट करने के लिए। करेंट, इवन इफ देर इज करेंट, इफ यू डू नॉट मीट दिस इन्वायरमेंट, सेल कैनॉट कंट्रैक्ट, मायोसाइट कैनॉट कंट्रैक्ट। मान लीजिए पेशेंट को सीवियर हाइपोथर्मिया है, राइट। कोई नाले में गिर गई थी ठंडी समय के वेदर में, लेट्स से, मुझे हिंदी बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसलिए मैं इंग्लिश मिक्स करता हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट विंटर सीजन में नाले में गिर गई, he had drunk much alcohol and no one helped him to recover from that, so रात भर वो नाले में रह गई तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाएगी। वो पेशेंट बहुत अल्कोहल खा ली थी, बेहोश थी और नाले में रात भर रह गई तो हाइपोथर्मिया हो जाए। तो सेल जब हाइपोथर्मिक कंडीशन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सब स्टॉप हो जाएगा, ATP जनरेट नहीं करेगा, तो कंडक्शन के इलेक्ट्रिसिटी है भी तो सेल नहीं कंट्रैक्ट करेगी, राइट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उसके बाद और भी फैक्टर होती है सेल आई मीन मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी के लिए।
ये हार्ट हो गई और एक कंडक्शन सिस्टम हो रही है। यहाँ से एस ए नोड से करंट जनरेट हुई, ए बी नोड में आई, बंडल ऑफ हिस्से वेंट्रिकल में गई, राइट। तो अब आप जानते हैं दोनों साइड में लंग्स होती है, हार्ट के दोनों साइड में। मान लीजिए पेशेंट को टेंशन निमोथोरैक्स हो गई, इतनी हवा भर गई इस प्लूरल कैविटी में कि पूरा हार्ट को डिस्प्लेस कर रही है। तो भाई हार्ट को कंट्रैक्शन करने के लिए वो जगह ही नहीं दे रही है ना, देयर इज लेस स्पेस, पूरा दबा दे रही है, कंप्रेस कर रही है, इतनी हवा भर गई है। तो भाई करंट है भी तो क्या करे भाई, ये साइड वाली हवा तो निकलनी पड़ेगी ना भाई पहले कंट्रैक्ट करने के लिए। मान लीजिए कार्डियक टेम्पोनाड हो गई भाई, इसमें पानी जम गई, ब्लड जम गई ज़्यादा, तो कंडक्शन सिस्टम ठीक भी है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पी क्यू आर एस टी, तो क्या करे भाई, पी क्यू आर एस टी आने से तो नहीं होगी कुछ, इसको इस प्रेशर को तो रिलीव करना पड़ेगा ना भाई कंट्रैक्शन होने देने के लिए, राइट। और मान लीजिए कि पेशेंट को सीवियर हाइपोवोलेमिया तो कार्डियक आउटपुट प्रीलोड पर डिपेंड करती है भाई। इसमें ब्लड आ ही नहीं रही है भाई, प्रीलोडे कम है, तो आउटपुट कैसे होगी, तो वही वैसे ही कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, राइट। और पी हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई, तो उसमें क्या होती है, राइट वेंट्रिकल मान लीजिए कि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर दिए। तो करंट तो आ रही है, करंट देख रहे हैं आप, आ रही है मॉनिटर में, लेकिन भाई ये ब्लड जाने की रास्ता मिलनी चाहिए ना, पूरा जाम कर दिया है, तो ये जाएगा नहीं, तो लेफ्ट एट्रियम में कैसे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये भी हो गई एक कारण। और दूसरी कारण हो गई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मान लीजिए कंडक्शन सिस्टम ठीक है, करंट ट्रैवल कर रही है, लेकिन इतनी भाग मर गई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से, तो ये तो कंट्रैक्ट तो नहीं कर गई, ये तो डेथ हो गई ना भाई इतनी मसल को। तो करंट आ रही है लेकिन कंट्रैक्ट नहीं कर रही है। और एक लास्ट कारण बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग होता है। बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग, वेरापामिल पॉइजनिंग, आई हैव नॉट सीन केसेस बट दिस केसेस ऑकर, मैंने नहीं देखा है, इसका मतलब नहीं होगा वो बात नहीं है भाई। बीटा ब्लॉकर ज़्यादा खा ली पेशेंट, वेरापामिल ज़्यादा खा ली तो क्या होगा, ये भी नोड है ना, इसको रिफ्रैक्टर पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, तो जितनी भी करंट है यहाँ से जो आएगी तो एट्रिया तो डिपोलाइज करेगी, लेकिन इस सब करंट को नीचे नहीं जाने देगी। मान लीजिए पी वेव आ रही आए, राइट, पी वेव आई और एट्रिया डिपोलाइज कर गई, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक कर दी है, ये इतनी ज़्यादा बीटा ब्लॉकर खाली है ना भाई, पूरा ब्लॉक कर दिए, तो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइज नहीं होगी, क्यूआरएस नहीं आएगी। फिर पी वेव आई, फिर एट्रिया डिपोलराइज कर गई, फिर लेकिन ये जाने नहीं देती है, ज़्यादा ब्लॉक कर गई। और मान लीजिए कुछ वक्त रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल आई तो कुछ वक्त क्यूआरएस आ जाती है, राइट। कुछ वक्त जाने देती है, कुछ वक्त नहीं जाने देती है, क्योंकि बेसी ब्लॉक हो गया है यहाँ पर। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगा भी तो एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट तो नहीं होगा, एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट नहीं होगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन नहीं होगा, राइट, सेरेब्रल परफ्यूजन नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा तो पल्स कैसे आएगा भाई, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो पल्स तो कंडक्शन सिस्टम तो ठीक है भाई, पल्स नहीं आ रही है, मतलब कार्डियक आउटपुट नहीं आ रही है, तो डिफिब्रिलेट हम ऐसे कंडीशन में करेंगे तो क्या होगा भाई, ये जो कंडक्शन सिस्टम से जो ये फ्लो आ रही है तो ठीक ही नहीं, इसको तो हमें टर्मिनेट नहीं करना है। जब कंडक्शन सिस्टम की करंट गड़बड़ हो जाती है, जैसे फिब्रिलेटरी वेव आने लगती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अथवा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, तो ऐसे करंट को तो हमें टर्मिनेट करना पड़ता है ना, टर्मिनेट करना पड़ता है। तो हमें करंट को टर्मिनेट करना पड़ता है, तभी हम डिफिब्रिलेशन यूज़ करते हैं, 12 से वोल्टेज का झटका देते हैं। भाई ये तो ठीक ही करंट है, नॉर्मल कंडक्शन से एस नोड से आ रही है, बी नोड से आ रही है, भाई करंट तो ठीक है ना। अब करंट ठीक है तो इसको क्यों ख़त्म करोगे, राइट, इसको ख़त्म कर दोगे फिर सिस्टोल हो जाएगा, वो भी करंट नहीं रहेगा भाई, राइट। तो भाई करंट तो आ रही है, हमें तो अब कार्डियक आउटपुट नहीं हो रही है, तो वो तो हमें तो पता लगाना पड़ेगा ना क्यों कार्डियक आउटपुट नहीं हो रही है। इतनी सारे कारण मैंने बताए आपको कार्डियक आउटपुट ना होने की, तो वो सब तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करके उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया हाइपोक्सिया हो सकती है,
हाइपोग्लाइसेमिया हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकती है, कैल्शियम की मात्रा कमी हो सकती है, पोटेशियम ज़्यादा कम हो सकती है ब्लड में, राइट। एसिडोसिस हो सकती है जिसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, और हाइपोथर्मिया भी बताया मैंने, हाइपोथर्मिया हो सकती है। तो इतनी कारण हो गई, और कारण सब मैंने क्या बताई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, टेम्पोनाड हो सकती है, कार्डियक टेम्पोनाड, EMI हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, टेंशन निमोथोरैक्स हो सकती है, राइट। बीटा ब्लॉकर और वेरापामिल पॉइजनिंग हो सकती है, वेरापामिल पॉइजनिंग